पॉवर्टी यानी कि गरीबी। सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज है जिसे इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करना पड़ता है। पॉवर्टी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो लोग हैं उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, और यही नहीं, जो एसेंशियल्स थिंग्स है यानी कि जो ज़रूरी सामान है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए, वो भी उनके पास नहीं होता। पुअर पीपल जो है वो लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं विलेजेस में, झुग्गी और स्लम ड्वेलर्स जो सिटीज़ और टाउन्स में पाए जा सकते हैं वो हो सकते हैं, डेली वेज वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हैं वो हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, चाइल्ड लेबर जो होते हैं, वर्कर्स इन ढाबास और इवन बेगर्स, ये सारे जो है वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितना पॉवर्टी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर की कंसंट्रेशन है, यानी कि गरीब लोगों की कंसंट्रेशन है। यहाँ पर एवरी 4th पर्सन इज पुअर। तो देखो इंडिया का हालत कितना ख़राब है। तो आपके बुक में 2 टिपिकल केसेस दे रखे हैं पॉवर्टी का। तो ये जो दोनों केसेस है वो हमें पॉवर्टी के डायमेंशंस के बारे में बताते हैं, जिसमें इंक्लूड करता है कि लोगों के पास जो है वो प्रॉपर फूड नहीं होता, प्रॉपर फूड की कमी होती है, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की भी लोगों के पास कमी होती है, उनके पास नहीं होता। तो ये जो केसेस है ये हमें दिखाते हैं कि जो डेली बेसिस पे हमें सामान की ज़रूरत होती है एक लाइफ को जीने के लिए, वो भी उनके पास नहीं होता। तो पहला केस है हमारा अर्बन केस और दूसरा है हमारा रूरल केस। तो पहले अर्बन केस। तो राम सरन जो है वो एक डेली वेज वर्कर है, एक फ्लोर मिल में यानी कि एक आटे की चक्की पर वो काम करता है, और उसका लोकेशन भी दे रखा है नियर रांची इन झारखंड। तो जब वो एम्प्लॉयड रहता है यानी कि जब उसे काम मिलता है तो वो महीने का 1500 रुपये कमाता है। ही सपोर्ट्स हिज फैमिली ऑफ 6 पर्सन। तो वो अपने फैमिली को सपोर्ट करता है जिसमें 6 लोग रहते हैं। तो इतने से पैसे में वो अपने 6 मेंबर्स के फैमिलीज को सपोर्ट करता है, और इसके अलावा वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे भी भेजता है। उसकी वाइफ और उसका जो बेटा है वो भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी 4 चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जा पाते, 4 बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते। तो फैमिली जो है वो एक किराए के घर में रहती है जिसमें 1 रूम है, और वो जो एरिया है वो सिटी से बाहर है। तो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं उस घर के, वो अंडर नरिश्ड हैं और उनके पास बहुत ही कम कपड़े और जूते हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ये था हमारा अर्बन केस। दूसरा है रूरल केस। तो लखा सिंह जो है वो एक लैंडलेस लेबर है, यानी कि उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, और वो एक छोटे से गांव में रहता है जिस नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो वो फार्मर्स के लिए कुछ काम करके वो अर्न करता है दिन का 50 रुपया। समटाइम्स ही गेट्स सम फूड ग्रेन्स और अदर आइटम्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो कभी कभी उसे पैसे के बदले कुछ अनाज वगैरह मिल जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके फैमिली में टोटल 8 लोग रहते हैं इन अ कच्चा हट, एक झोपड़ी में नियर द एज ऑफ द विलेज। उनके पास ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और ना ही वो नए कपड़े या सोप या तेल अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को बहुत सारे एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं। बिसाइड लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन के अलावा वो बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं पॉवर्टी का। तो वो एस्पेक्ट्स क्या है चलिए देखते हैं। पहला है पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। तो पॉवर्टी का कारण है पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। सेकेंड है मैल न्यूट्रिशन लीडिंग टू पुअर रेसिडेंस टू डिजीज़, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी मैल न्यूट्रिशन की अंडर नरिश्ड होने की वजह से उनको जल्दी बीमारी हो जाती है। थर्ड है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं होती है। फोर्थ है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी होती है। एंड फिफ्थ है लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, साफ़ सुथरा जगह नहीं होता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होता, और बहुत सारी कमी होती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है जिन्हें देखकर जो सोशल साइंटिस्ट है वो पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज आवर इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी एनालिसिस आर सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सो पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स है वो है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। फर्स्ट इज आवर सोशल एक्सक्लूजन।
So a social exclusion means living in a poor surrounding with poor people, excluded from enjoying social equality of better of people in the better surrounding. सो सोशल एक्सक्लूशन का मतलब क्या होता है कि पुअर सराउंडिंग में रहना, यानी कि गरीबी में रहना, गरीब लोगों के साथ, और जो बेटर ऑफ पीपल है यानी कि जो बेटर पीपल है, जो अच्छे खासे अपनी लाइफ को जी लेते हैं, उस सराउंडिंग से, उस सिचुएशन से बिल्कुल ही दूर रहना। तो सोशल एक्सक्लूशन जो है वो एक कॉज हो सकता है एज वेल एज एक रिजल्ट हो सकता है पॉवर्टी का, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ग्रुप्स हैं वो फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरे इंजॉय करते हैं उससे वो दूर रहते हैं, दूर रह जाते हैं। तो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो सोशल एक्सक्लूशन पर बेस्ड है। तो जो लोग एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें इक्वल फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा बढ़ती है और जो इनकम है वो और भी ज़्यादा कम होता जाता है, लोअर होता जाता है। सो वल्नरेबिलिटी क्या होता है? सो वल्नरेबिलिटी एक ऐसा मेजर है जो डिस्क्राइब करता है द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। For example, members of backward caste or individuals, example widow, physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming time. So vulnerability जो है वो एक ऐसा measure है जो कि probability बताता है certain communities के बारे में कि ये communities जो है वो coming time में या तो poor बन जाएंगे या poor ही रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है या फिर जो विडो है या फिर जो बैकवर्ड कास्ट है, वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत सारे ऑप्शन से डिटरमाइंड होता है जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास अवेलेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एडुकेशन, जॉब, हेल्थ एक्सेट्रा, एंड एनालाइज देयर एबिलिटी। उनकी एबिलिटी को भी एनालाइज करता है कि वेरियस रिस्क में या फिर वेरियस प्रॉब्लम्स में वो उन्हें फेस कैसे करेंगे। लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम जो ग्रुप ज़्यादा रिस्क में होता है उसे वल्नरेबल ग्रुप्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज आवर पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एक कंट्री यूज़ करता है टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी। अपनी पॉवर्टी का पता लगाने के लिए कंट्री जो है वो एक इमेजिनरी लाइन यूज़ करता है, उसे ही हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। So it is considered appropriate by a country according to its existing social norms, यानी कि अपने existing social status को देखकर एक country जो है वो इसे appropriate या suitable समझता है। It varies from time to time जो है poverty line vary करता है place to place and country to country। So जो most common method है poverty को determine करने के लिए वो है income और consumption levels, यानी कि एक पर्सन जो है वो पुअर समझा जाएगा अगर उसका इनकम या कंजम्पशन लेवल जो है वो एक गिवन मिनिमम लेवल यानी कि पॉवर्टी लेवल से कम है, जो कि ज़रूरी है बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर उससे कम है उसका इनकम या कंजम्पशन लेवल तो वो पुअर समझा जाएगा। 2400 कैलोरीज जो है हर एक पर्सन को रूरल एरियाज़ में चाहिए होता है, जबकि 2100 कैलोरीज जो है वो पर पर्सन को पर डे अर्बन एरियाज में चाहिए होता है। नाउ द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आर, तो ये 2011 और 12 के डेटा के हिसाब से है। तो पॉवर्टी लाइन जो है एक पर्सन के लिए फिक्स होता है जो कि 816 रुपये यानी कि 816 रुपीज़ होता है पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ के लिए, वहीं अर्बन एरियाज़ के लिए ₹1000 होता है। तो अगर एक 5 मेंबर का फैमिली, 5 मेंबर्स का फैमिली रूरल एरियाज़ में अगर पर मंथ में वो 4080 से अगर वो कम अर्न करता है पर मंथ तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। वहीं अगर एक फैमिली 5 मेंबर्स का फैमिली अर्बन एरियाज़ में ₹5000 से नीचे अर्न करता है पर मंथ तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। ये जो पॉवर्टी लाइन है वो रेगुलर बेसिस पर एस्टिमेट होता है नॉर्मली 5 इयर्स के बाद, और वो एक सर्वे करता है, उसके बाद एस्टिमेशन चेंज हो जाता है, डेटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सर्वे कौन करता है? NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया।
इन इंडिया सबसिस्टेंस लेवल और मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम लेवल होता है फूड रिक्वायरमेंट्स का एज डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू से वो डिटरमाइंड होता है। क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटनिंग, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन। तो इंडिया में एक मिनिमम फूड लेवल का जो रिक्वायरमेंट्स है, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटनिंग, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, तो एटसेट्रा जो सभी रिक्वायरमेंट्स है उन सभी को मद्देनजर रखते हुए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है। क्योंकि रूरल और अर्बन एरियाज में जो नेचर ऑफ वर्क है और जो चीज़ों का दाम है वो डिफरेंट है, इसलिए कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट और एक्सपेंडिचर पर कैपिटा आर ऑल्सो डिफरेंट। यानी कि एक्सपेंडिचर और कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट दोनों के लिए अलग है, यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग है। जो मनी, जो पैसे की ज़रूरत होती है इन कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को खरीदने के लिए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर अदर आइटम्स, उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है बेस्ड ऑन द राइज इन द प्राइजेस ऑफ दिस गुड्स। यानी कि जब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है तो उसे पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है। यानी कि जो मनी वैल्यू है उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है जब चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ने लगता है। तो अर्बन एरियाज़ में जो एसेंशियल आइटम्स हैं, यानी कि जो ज़रूरी सामान है, उन चीज़ों का दाम ज़्यादा होता है इन कंपेयर्ड विथ रूरल एरियाज़ के मुकाबले। एंड सो द पॉवर्टी लाइन इज़ हायर डिस्पाइट हैविंग लो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स पर डे। यानी कि पर डे एक अर्बन एरियाज़ में लोगों की जो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम होती है, इसके बावजूद भी अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी लाइन है वो हायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो एसेंशियल आइटम्स है, जो ज़रूरी सामान है, उनका दाम जो है वो ज़्यादा होता है रूरल एरियाज़ के मुकाबले। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, पॉवर्टी लाइन के बारे में पता लगाने के लिए। तो कुछ सर्वे किया जाता है पॉवर्टी लाइन को पता लगाने के लिए, और वो सर्वे कौन करता है? NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 साल के इंटरवल में सर्विस जो है वो कंडक्ट करता है, यानी कि 5 साल के बाद वो सर्विस करवाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्विस जो है वो करवाता है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे, यानी कि 5 साल के इंटरवल्स में रेगुलरली वो सोशियो इकोनॉमिक सर्विस करवाता है, और इसे 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ में और उनका कंपैरिजन करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक द वर्ल्ड बैंक, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करता है। तो इस मेथड के हिसाब से अगर एक पर्सन जो है वो $1.90 से नीचे कमाता है एक दिन में, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, और अगर वो $1.90 के ऊपर कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है, यानी कि वो पुअर नहीं है। नाउ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो पॉवर्टी का रेशियो है वो कुछ डिक्लाइन किया है, जैसे कि 1994 में वो 45% था, वहीं 2012 में वो 21.9% हो गया। तो अगर पॉवर्टी का रेशियो इसी तरह से, इसी रेट से इंडिया में अगर डिक्लाइन करता है, तो जो पॉवर्टी का लाइन है वो कुछ सालों में 20% से कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी है सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज में वो बहुत ही डिफरेंट है, इंडिया में वेरी करता है। तो जो सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हाउस होल्ड्स है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के घर है। इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स कंप्राइज रूरल लैंडलेस लेबर हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। जो गांव के लैंडलेस लेबर्स होते हैं और जो अर्बन कैजुअल लेबर्स होते हैं, उनका घर जो है वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स है। हाउएवर लास्ट फ्यू ईयर्स में ये सारे ग्रुप्स जो है, एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर बाकी सारे जो ग्रुप्स है उनकी पॉवर्टी लाइन में डिक्लाइन आई है, उनकी पॉवर्टी लाइन जो है वो कम हुई है। तो पुअर फैमिलीज़ में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, यानी कि जो फीमेल चाइल्ड है, वुमेन है, और जो एल्डरली मेंबर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज
नहीं दिया जाता, ज़्यादा इक्वल रिसोर्सेज उनके साथ शेयर नहीं किया जाता जो फैमिली के पास अवेलेबल होता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसलिए उन्हें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपके बुक में शिवारामन का स्टोरी दे रखा है, जो कि एक रूरल लैंडलेस लेबरर है। इसके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और वो और उसकी वाइफ दोनों काम करते हैं। तो इसके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते गरीबी की वजह से, तो उसका जो बेटा है उसको ही कभी कभी दूध मिल जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है दिन का 2 वक्त का खाना जुटाने में, और उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है दिन का 2 वक्त का खाना जुटाने में। तो ये जो स्टोरी है वो शिवारामन के सफ़रिंग के बारे में बताता है, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करता है और उसे 5-6 महीने के लिए ही काम मिलता है। तो जो सफ़रिंग्स है और जो इनइक्वालिटीज़ है इसके फैमिली में वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही है। तो जो गर्ल्स है, जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़कियां हैं, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता और ना ही उन्हें दूध दिया जाता है पीने के लिए। वहीं जो यंगेस्ट चाइल्ड है, यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा है, वो एक सन है, वो एक लड़का है, तो उसे कभी कभी दूध मिल जाता है और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके एडुकेशन के लिए भी प्लान कर रखा है। तो इससे आपने देखा कि इसके फैमिली में कितने डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। तो जो प्रोपोर्शन है पुअर पीपल का वो सभी स्टेट में सेम नहीं होता। रिसेंट एस्टिमेट से पता चला है कि पूरे इंडिया में जो हेड काउंट रेशियो है वो 21.9% था इन 2011 एंड 12 के हिसाब से। तो स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल। तो बिहार और उड़ीसा जो है वो 2 पुअरेस्ट स्टेट्स हैं जिनका पॉवर्टी रेशियो है 33.7% एंड 37.6% रिस्पेक्टिवली। तो रूरल पॉवर्टी के साथ साथ जो अर्बन पॉवर्टी है वो भी हाई है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। इन स्टेट्स लाइक केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल देयर इज़ द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। तो इन सारे स्टेट्स में जो पॉवर्टी है उसमें डिक्लाइन आया है। तो जिन स्टेट्स ने पॉवर्टी को कम किया है उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ही इंक्रीज़ हो गया है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। तो केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, कैसे? बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एडुकेशन। एडुकेशन में इन्वेस्ट करके केरला ने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है। वेस्ट बंगाल ने पॉवर्टी को कम किया है बाय इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करके वेस्ट बंगाल ने पॉवर्टी को कम किया है। तो फूड ग्रेन्स को यानी कि अनाज को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना सब्सिडी प्राइजेस में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया गया है और इस मेथड ने पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी ही हेल्प किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने स्टेट में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर आया है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपने देखा कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स ने पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए थे। नाउ ग्लोबली पॉवर्टी का सिनेरियो कैसा है? ऑल्दो बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी का लेवल जो है वो रिड्यूस हुआ था, तो जो लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने डिफ़ाइन किया था कि अगर एक पर्सन जो है वो $1.90 पर डे से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। तो पॉवर्टी लेवल का जो रेशियो है वो कम हुआ है। 1990 में जो 36% था वो कम होके 2015 तक 10% हो गया। ग्लोबली जो पॉवर्टी का लेवल है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंट्रीज़ में बहुत सारे ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस हैं। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉवर्टी का जो प्रोपोर्शन है वो डिफाइन किया जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के थ्रू में। तो पॉवर्टी जो है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कम हुआ है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुआ है और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए।
तो चाइना में जो गरीब लोग थे 1981 में वो 88.3% थे, जो 2008 तक कम होके 14.7% हो गए और 2019 तक कम होके 0.6% हो गए। नाउ साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ पर भी जो पॉवर्टी है वो कम हुआ है। 2005 में जो 34% था वो कम होके 2014 तक 15.2% हो गया। तो पॉवर्टी डिक्लाइन होने की वजह से जो पुअर का परसेंटेज है वो कम हुआ है। परसेंटेज कम होने की वजह से उनका नंबर्स भी जो है वो कम हुआ है। फ्रॉम 2005 में जो 510.4 मिलियन थे वो कम होके 2013 तक 274.5 मिलियन हो गए। सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2005 में 51% था वो कम होके 2018 में 40.2% हो गया। लैटिन अमेरिका में भी पॉवर्टी का रेशियो जो है वो कम हुआ है। 2005 में लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी का रेशियो 10% था, वो कम होके 2018 में 4% हो गया। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लागू किए हैं स्टेट में, वो ये कहता है कि 2030 तक सारे पॉवर्टी जो है वो यूनाइटेड नेशन से ख़त्म हो जाएगा। मतलब हर तरह का जो पॉवर्टी यूनाइटेड नेशंस में है वो 2030 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन करता है एन इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री का रियल आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है वही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी का कॉजेस क्या है? तो हिस्टोरिकली जब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ से 1947 तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही कम हुआ था। उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिस्करेज किया था, रोक दिया था, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गया था। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था और वो बहुत सालों तक रहा। एंड पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन वो कंट्री के कुछ एरियाज़ तक ही लागू हो पाए थे। फोर्थ पॉइंट की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो जॉब सीकर्स थे उनके भी नंबर बढ़े, तो वो अर्बन एरियाज़ में कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जॉब बहुत ही कम थी और लोग ज़्यादा थे। इसलिए इसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो टाउन्स और सिटीज़ में भी फैल गई। फिफ्थ पॉइंट की सोशियो कल्चरल यानी कि ट्रेडिशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ज़्यादा खर्च होता है, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट की लैंड और अदर रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो अनइक्वल है, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटीज ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की लैंड रिफॉर्म्स जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं एंड लैक ऑफ एडिक्वेट लैंड रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी बहुत सारे पीपल जो है वो पुअर है। नेक्स्ट एक और पॉइंट की जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो मनी बोरो करते हैं सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने के लिए, और बाद में वो उन्हें पे नहीं कर पाते और वो डेप्ट में फंस जाते हैं, उन पे कर्ज आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये पॉवर्टी का कॉज भी है और इफेक्ट भी है। नाउ एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो पॉवर्टी को हटाना इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, और जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट का वो दो ऑब्जेक्टिव पर बेस करता है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो गवर्नमेंट है उसने लास्ट फ्यू ईयर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोट किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1980s तक बहुत ज़्यादा ही कम था, लेकिन अब वो बहुत इंक्रीज़ कर गया है, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो कम हुआ है। नाउ जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ही पॉवर्टी जो है वो कम होता जाएगा। तो दोनों के बीच, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है और लोगों के पास रिसोर्सेज जो है वो
पहुंचते हैं ताकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सके। तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो लोग हैं वो अब अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल चाइल्ड, और वो इस आशा में भेजते हैं कि जब वो उनके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ कम होने की वजह से बहुत सारे पीपल जो है रूरल एरियाज़ में अभी भी पुअर है। नेक्स्ट इज आवर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं फ्रॉम 1990, और इन प्रोग्राम्स का जो रिजल्ट है वो मिक्स होकर आया है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रॉपर टारगेटिंग की वजह से इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है। ऑल्सो सम स्कीम्स ओवरलैप अदर्स। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से इन स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो डिजर्विंग पुअर के पास नहीं पहुंच पाता। सो अब गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो अब प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेगी इन सभी प्रोग्राम्स के ऊपर। एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो आपके बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स दे रखे हैं जो कि लॉन्च हुए थे। तो पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इस एक्ट का मेन एम है कि वो 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए हर एक हाउस होल्ड को, यानी कि हर एक घर में वो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। सेकंड की 1/3 ऑफ द जॉब्स जो है वो रिजर्व्ड होते हैं वुमेन के लिए। थर्ड की इस स्कीम में SC/ST वुमेन का जो शेयर है वो है 23%, 17% और 53%। फोर्थ की 2006 और 2007 में एवरेज वेज जो है वो 65 रुपीज़ पर डे दिया जाता था, जो कि इंक्रीज होके 2013 और 2014 में 132 रुपीज़ पर डे हो गया। सेकेंड इज आवर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो इस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए एडुकेटेड यूथ को जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स में। जो यूथ अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए। उनको हेल्प किया जाता है कि वो खुद का एक छोटा सा बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप करें। नेक्स्ट इज़ आवर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये लॉन्च हुआ था 1995 में, और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में। और इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है कि वो 25 लाख न्यू जॉब्स जो है वो उसने सेटअप करवाया है अंडर 10th 5-year प्लान। नेक्स्ट इज आवर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये लॉन्च हुआ था 1999 में, और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि वो पुअर फैमिलीज जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन्हें पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाए बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि जो पुअर फैमिलीज जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर आए बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट इज आवर प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना। तो ये लॉन्च हुआ था 2000 में। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज जो है वो उन पर फोकस करने के लिए कहा था, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नाउ चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन। तो पॉवर्टी को कम करना इंडिया में ये अभी भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है ड्यू टू वाइड डिफरेंसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से, रीजन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से, एज वेल एज रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंसेस की वजह से। इसके अलावा जो पॉवर्टी है वो सिर्फ खाने की कमी पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक एडुकेशन, हेल्थ केयर, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सो ऑन। तो ये सभी जो है वो हमें ह्यूमन पॉवर्टी का कंसेप्ट देते हैं, और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि कुछ सालों में, कुछ 10-15 सालों में जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगा। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स के अलावा गवर्नमेंट को कुछ और चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, लाइक हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ,
एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन। तो इन सभी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।